हेलो फ्रेंड्स। आज हम रीट साइंस लेवल सेकंड की जो है केमिस्ट्री की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको मैं सिलेबस वाइज केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को क्लियर करवाऊंगा। साथ में अपन बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैं आपको इन फॉर्म ऑफ जो है फोटोग्राफ्स और इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए, आज का टॉपिक है अपना परमाणु तथा अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या होते हैं, एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन फॉर्म में मिल सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन जो है वो परमाणु और अणु के लिए सही नहीं है ना। तो अपने को कुछ बातें जो है परमाणु और अणु की पहले से अपने को याद रखनी है। सबसे पहली बात, परमाणु क्या होता है, तो याद रखना कि परमाणु का जो नाम था, शब्द परमाणु जो है वो सबसे पहले डाल्टन ने दिया था। ठीक है, डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई, किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई जिसे अपन और आगे विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु कहलाती है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच इनडिवाइजेबल, जिसे और आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई, ठीक है, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, विच कैन नॉट फर्दर डिवाइजिबल इज कॉल्ड एटम, उसे कहते हैं परमाणु। ठीक है, लेकिन ये बात जो है वो 100% सही नहीं है। अपन जानते हैं कि वर्तमान परिभाषा, अगर आपको कहें कि करंट डेफिनेशंस के हिसाब से क्या है, तो अगर अपन देखें तो वर्तमान परिभाषा अगर अपन लिखना चाहें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि वर्तमान परिभाषा के अनुसार, ठीक है, वर्तमान परिभाषा के अनुसार, ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं परमाणु भी बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो वर्तमान परिभाषा के अनुसार परमाणु कैसा कण है, परमाणु विभाज्य कण है, परमाणु विभाज्य कण है। इट मीन्स फ्रॉम करंट डेफिनेशन एटम्स कैन बी डिवाइजिबल, एटम जो है वो विभाजित हो सकता है, उससे छोटे कण इसमें मौजूद होते हैं जिन्हें अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, एक परमाणु के अंदर विभाजित क्यों हो सकता है, क्योंकि अपन जानते हैं परमाणु के अंदर और भी छोटे कण होते हैं जिन्हें अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। और इन तीनों कणों को एक साथ सम्मिलित रूप से बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, परमाणु के मूलभूत कण। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, परमाणु के मूलभूत कण। ठीक है, इन तीनों को कंबाइंडली एक साथ बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। मतलब किसी भी तत्व के परमाणु में ये तीन कण हमेशा मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी में मौजूद होते हैं। इनका केवल एक ही एक्सेप्शन है और वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका अपवाद है। हाइड्रोजन में एक इनमें से कण नहीं होता है और वो कण है न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी कोई भी ऐसा परमाणु नहीं है जिसके अंदर ये कण मौजूद ना हो। ये तीन कण सभी परमाणुओं में होते हैं। सो इट इज कॉल्ड, दीज थ्री पार्टिकल्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। चलिए, और आगे की बात बताऊं मैं आपको, तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये भी छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो वो भी आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो भी सूक्ष्मतम इकाइयों से बने होते हैं। EPN, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी छोटे कणों से बने होते हैं और इन कणों को अपन कहते हैं क्वार्क कण, क्वार्क पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्वार्क पार्टिकल्स जो है ये इनसे भी छोटे कण हैं। तो इसका मतलब ये परिभाषा गलत हो गई कि परमाणु जो है सूक्ष्मतम कण है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। इट कैन बी डिवाइजिबल, विभाजित किया जा सकता है। छोटे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उससे छोटे कण होते हैं क्वार्क। जैसे क्वार्क दो प्रकार के होते हैं, मैं अगर आपको और आगे बताऊं तो एक क्वार्क होता है जिस पर चार्ज होता है 2e/3 और एक होता है जिस पर चार्ज होता है e/3। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसका e/3 या उसका 2/3, ठीक है, 2e/3।
एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, जैसे न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन जो होता है वो एक अपवर्ड, ठीक है, एक अपवर्ड क्वार्क, अप क्वार्क और एक डाउनवर्ड क्वार्क से मिलकर बना होता है, दो डाउनवर्ड, ठीक है, टू डाउन क्वार्क। एक न्यूट्रॉन जो है वो एक अप क्वार्क और एक दो डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। अप क्वार्क जो है उसमें चार्ज होता है 2e/3 प्लस में, और डाउनवर्ड जो होते हैं दो, उन पर चार्ज होता है -1/3 -1/3, दैट इज टोटल इट इज -2/3। इस वजह से न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन कण होता है, ठीक है। ये +2/3 -2/3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होगा और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। क्लियर। ऐसे ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन में उल्टा होता है, ठीक है, दो अपवर्ड होते हैं और एक डाउनवर्ड होता है। तो अगर आपको कह दे कि सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा है, तो उस कण का नाम है क्वार्क कण, क्वार्क पार्टिकल्स, जिन्हें अपन गॉड पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट परमाणु के बारे में, ठीक है। मैं परमाणु की पॉइंट्स बता रहा हूं। सबसे पहला, परमाणु एक विभाज्य कण नहीं है, लेकिन ये 100% करेक्ट भी नहीं है। दूसरा बात, परमाणु जो है मुक्त अवस्था में, परमाणु फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में रह सकता है, ठीक है। परमाणु जो है वो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, ठीक है। एटम इज नॉट जो है, एटम इज नॉट इन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फ्री स्टेट, ये कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें वो कैसी होती हैं, एक परमाणुक होती हैं। अक्रिय गैसें मोनो एटॉमिक होती है, मतलब स्वतंत्र अवस्था में रहती है, एक परमाणु के रूप में रहती है। तो ये स्टेटमेंट परमाणु के लिए सही है, लेकिन 100% सही नहीं है कि परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु जो है वो मुक्त अवस्था में भी रह सकता है, जैसे कि अक्रिय गैसों में। इस शब्द का मतलब आप समझिए, परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। इसका क्या मतलब है, जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, अपन कहते हैं कि ऑक्सीजन गैस अपन ले रहे हैं सांस में, लेकिन वो अपन ऑक्सीजन खाली ओ नहीं लेते हैं। ओ का मतलब ऑक्सीजन का परमाणु हो गया। अपन इस ऑक्सीजन के परमाणु को नहीं ले सकते, अपन इसको लेते हैं अणु के रूप में, और अणु के रूप में होता है O2, और O2 जो है वो क्या है, अणु है। अणु के बारे में मैं भी आपको आगे बताऊंगा, परमाणुओं के सहयोग से अणु बनता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया कि परमाणु जो है उसका मुक्त अवस्था में अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन अक्रिय गैसों में ये बात भी सही नहीं है। अक्रिय गैसों के परमाणु मुक्त अवस्था में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, परमाणु के लिए तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है। परमाणु का ना तो निर्माण किया जा सकता है, इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो निर्माण किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। न तो परमाणु को आप बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर से लेके यूं मिला के अपन कोई परमाणु का निर्माण, कोई नया परमाणु इजाद नहीं कर सकते हैं, और न ही इसको अपन क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। अपन यूं कह सकते हैं कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शंस जो है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संरक्षित रहता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु सदैव संरक्षित रहता है। दैट मीन्स कंजर्व्ड, एटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी अभिक्रिया में परमाणु जो है वो हमेशा संरक्षित रहता है। क्या मतलब हुआ इसका, मैं आपको इस तरफ देखो, इसको एग्जाम्पलीफाई करके बताता हूं कि परमाणु संरक्षित कैसे रहता है। जैसे एक अभिक्रिया है N2+3H2, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने आपस में अभिक्रिया की और अमोनिया का निर्माण किया 2NH3। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो परमाणु जो है वो अपनी अवस्थाओं से, यानी एक अणु के रूप में न रह करके किसी दूसरे अणु में बदल जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या वही रहेगी, उनका प्रकार वही रहेगा, उनका भार वही रहेगा, उनका परमाणु क्रमांक वही रहेगा। जैसे नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन के परमाणु है, तो यहाँ पर भी 2NH3 2 नाइट्रोजन के परमाणु है। हाइड्रोजन यहाँ पे 3x2 6 हाइड्रोजन के परमाणु, तो 2x3 6। न तो ये नष्ट होता है और न ही कोई नया परमाणु बनता है। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये भी एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, अपवाद है। क्या अपवाद है इसमें,
नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती है, नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा नए परमाणु का, नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा नए परमाणुओं का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा नए परमाणु का निर्माण किया जा सकता है। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, नाभिक में जो अभिक्रियाएं होती है, जिसे अपन नाभिकीय संलयन कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु या हीलियम के, हाइड्रोजन के परमाणु जो हैं वो आपस में मिलकर हीलियम का परमाणु बना देते हैं, या यूरेनियम का विघटन होता है जिससे बेरियम और क्रिप्टॉन जैसे नए परमाणु बनते हैं। तो ऐसी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसमें अपन नए परमाणु का निर्माण कर सकते हैं। द न्यू एटम्स कैन बी क्रिएट बाय द न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, नए परमाणुओं का जो उत्पादन है वो अपन नाभिक की अभिक्रियाओं के द्वारा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु के बारे में नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि परमाणु जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एटम इज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द एटम, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एटम इज पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शंस। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो परमाणुओं के बीच में होती है, अणुओं के बीच में नहीं होती है। अपन लिखते वक्त अणु लिखते हैं, लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया अपन संपन्न करवाते हैं तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा N2+3H2, ध्यान से देखिएगा, gives 2NH3। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये नाइट्रोजन का अणु है N2, ये हाइड्रोजन का अणु है H2, परमाणु होता है N और H, जबकि ये अणुओं के रूप में आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और अमोनिया बना रहे हैं। लग रहा ऐसा है कि अभिक्रिया किसके बीच में हो रही है, अणुओं के बीच में हो रही है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, जब ये अभिक्रिया होती है तो ये नाइट्रोजन परमाणु टूटते हैं, है ना। ये नाइट्रोजन का अणु टूटकर 2 नाइट्रोजन के परमाणु बनाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन के परमाणु भी टूटेंगे और हाइड्रोजन के अणु भी टूटेंगे और हाइड्रोजन के परमाणु बनेंगे, और फिर ये नाइट्रोजन के परमाणु हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करके नया अणु बनाएंगे, अमोनिया। तो अभिक्रिया जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु में होते हैं। इसलिए अपन एक बात कहेंगे कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और ध्यान रखना कि ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सबके अंदर अपवाद, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा स्टेटमेंट 100% यानी सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रू, तो ये यूनिवर्सल ट्रू है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो परमाणुओं के बीच में होती है, अणुओं का उसमें कोई योगदान नहीं होता है। अणु केवल परमाणुओं को ले जाने का माध्यम होता है। ठीक है, अभिक्रिया जो करते हैं वो परमाणु ही करते हैं। तो परमाणु के बारे में मैंने आपको 4 बातें बताई। सबसे पहला, परमाणु एक सबसे छोटा अविभाज्य कण है। दूसरा, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तीसरा, परमाणु का स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व, फ्री स्टेट के अंदर स्टेबिलिटी या एग्जिस्टेंस का जो है पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। और चौथा पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु सदैव संरक्षित रहता है। एटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु के बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है अणु। अब अणु क्या होते हैं, तो अपन एक सिंपल सी, अणु मीन्स मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है, अणु क्या है, पहले इसको देखते हैं, फिर अपन और आगे परमाणु को बढ़ाएंगे। मॉलिक्यूल क्या है, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणु, अब वो एक समान परमाणु भी हो सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक संयोग के द्वारा, आपस में रासायनिक संयोग द्वारा बड़ी इकाई का, रासायनिक संयोग द्वारा बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। इसी बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। इसी बड़ी इकाई को मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मीन्स 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइंड in a chemical reaction and form a big unit of the matter। पदार्थ की एक बड़ी इकाई बनाते हैं, बिग यूनिट ऑफ द मैटर, विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, जिसे अपन अणु कहते हैं।
और यूं कह सकते हैं कि अणु कैसा कण है, अणु पदार्थ का विभाज्य कण है, इसको अपन विभाजित कर सकते हैं। डिफरेंस पता चल रहा है आपको, डिफरेंस पे ध्यान देना। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो दोनों पॉइंट्स लिखे हुए आएंगे, अणु के भी परमाणु के भी। तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि अणु को विभाजित किया जा सकता है, ये टूट सकता है। जैसे N2 है तो ये N2 अणु है, आप इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगा N। N2 का मतलब हो गया अणु, क्योंकि इसमें 2 परमाणु हैं, और N का मतलब हो गया केवल 1 परमाणु, तो ये परमाणु अवस्था में है। इज दैट क्लियर? और अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अणु जो है कितने भी परमाणुओं से मिलकर बना हो सकता है, इसलिए मैं आपको इसको नोट फॉर्म में बताता हूं, जो आप जरूर ध्यान रखना। मेरी तरफ से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको रीट के एग्जाम में मिल सकता है, या कांस्टेबल या आरएस जैसे एग्जाम में आपको मिल सकता है, कि जो अणु है, अणु जितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे अपन कहते हैं उस अणु की परमाणुकता। ठीक है, उसे अपन कहते हैं उस अणु की परमाणुकता। जो मॉलिक्यूल है वो जितने नंबर ऑफ एटम से बना होता है उसको कहते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब है परमाणुकता। परमाणुकता जैसे कि इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं इसके ऊपर कि जो है डायमंड में कार्बन की परमाणुकता कितनी है, या सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है। तो परमाणुकता का मतलब एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे ऑक्सीजन है O2, तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी 2, क्योंकि ये 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। ओजोन O3 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, परमाणुकता इसकी 3 होती है। सल्फर को अपन लिखते हैं S8, सल्फर होता है S8 की फॉर्म में, इसका मतलब सल्फर की परमाणुकता 8 होती है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है 8। फॉस्फोरस को अपन लिखते हैं P4 के रूप में, येलो फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, तो P4 के रूप में अपन इसको लिखते हैं, तो इसकी परमाणुकता होती है 4। अब आपके लिए सवाल, अक्रिय गैसों की परमाणुकता कितनी होती है? व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ इनर्ट गैसेस? ये मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि सभी अक्रिय गैसें मुक्त अवस्था में रह सकती है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इन सब की परमाणुकता, अक्रिय गैसों की परमाणुकता 1 होती है। सभी अक्रिय गैसें 1 परमाणु होती है। ठीक है, तो यहां से आपको एग्जाम में एक सवाल पूछ सकते हैं, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं परमाणु के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, परमाणु जो है उसके केंद्र में एक भारी धनावेशित भाग होता है जिसे अपन नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। न्यूक्लियस, नाभिक क्या है? न्यूक्लियस, नाभिक। तो नाभिक का मतलब होता है जैसे कोई परमाणु है, परमाणु होता है एक खोखला गोला जिसके केंद्र में एक भारी धन आवेशित भाग होता है। इसी भारी धन आवेशित भाग को अपन क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इस नाभिक में 2 चीजें होती है, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। इन सब के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, इनकी डिस्कवरीज के बारे में और इनके चार्ज और इनके मास के बारे में। अभी आप न्यूक्लियस पे कंसंट्रेट करें कि नाभिक से रिलेटेड क्या सवाल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, परमाणु में नाभिक की जो खोज थी वो सबसे पहले की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की खोज की और एक प्रयोग के द्वारा की जिसका नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर नाभिक की खोज की। और इस अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी नाभिक के बारे में ही डिस्कशन करना है। तो नाभिक में आगे देखिए, रदरफोर्ड ने इसकी सबसे पहले खोज की थी। इसमें 2 पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, ध्यान रखना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो योग होता है उस योग को कहते हैं परमाणु भार, जिसे आज की तारीख में न्यू बुक्स के अंदर द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, या इसे अपन बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, और परमाणु में केवल प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, ओनली प्रोटॉन, केवल प्रोटॉन की जो संख्या है उस प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक। दोनों वर्ड आगे बहुत काम आएंगे, तो आप इसको ध्यान से देखना।
परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु में दो चीजें हैं, एक नाभिक में जो चीज होती है वो कहलाती है P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, जिसे अपन कहते हैं परमाणु भार, और उसमें से केवल प्रोटॉन की संख्या अगर आप लेंगे तो उसे अपन कहेंगे परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है इसे मोस्टली A से रिप्रेजेंट करते हैं। जो द्रव्यमान संख्या है उसके लिए अपन लिखते हैं A, द्रव्यमान संख्या A। और जो द्रव्यमान संख्या जो है उसके लिए अपन लिखते हैं, सही है, A। और जो परमाणु का क्रमांक है उसके लिए लिखते हैं अपन Z। ठीक है, परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है A और परमाणु का जो क्रमांक है उसको अपन Z लिखते हैं। जैसे कोई भी परमाणु हो, मान लो X है, X कोई परमाणु है लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कुछ भी, तो परमाणु का जो क्रमांक है वो हमेशा लिखते हैं नीचे Z, यानी प्रोटॉन की संख्या, और परमाणु का जो भार है, परमाणु भार, उसे लिखते हैं ऊपर लाइक A। तो X परमाणु हो गया, Z नीचे, A ऊपर। जैसे मैं आपको बताऊं ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को अपन कैसे लिखते हैं, O, परमाणु का सिंबल हो गया, प्रतीक, Z नीचे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास जो है, परमाणु भार, वो होता है 16, तो वो लिखा जाता है ऊपर, O816। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाली संख्या को अगर ऊपर वाली संख्या में से माइनस कर दें, यानी कि जो परमाणु भार है A, उसमें से अगर परमाणु क्रमांक माइनस कर दे Z, तो आपको परमाणु के अंदर उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात हो सकती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी न्यूमेरिकल्स बना के दे दिया, एक परमाणु दे दिया और पूछ लिया इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या अपन निकाल सकते हैं A-Z करके। ठीक है, A-Z मीन्स न्यूट्रॉन की संख्या। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना इस एग्जाम्पल को, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने लिखा S-2, सल्फर -2। ठीक है, सल्फर -2 है, यह है 16 और यह है 32, और उस पर ऋणावेश है, -2 है, इसका मतलब 2 जो है माइनस चार्ज है इसके ऊपर। क्लियर। अब आपको बोल दिया इसमें प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे। ध्यान रखना, जब किसी परमाणु पर आवेश आ जाता है, चार्ज आ जाता है, तो चार्ज जो है वो उसके प्रोटॉन्स काउंट नहीं होते हैं। चार्ज जो भी आएगा वो प्रोटॉन में काउंट नहीं होता। प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होता है, वो जितना है उतना ही रहेगा। जैसे प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 16, ये जो नंबर है ये प्रोटॉन की संख्या है Z का मतलब प्रोटॉन की संख्या, तो ये हमेशा फिक्स रहती है, चार्ज के आधार पर ये नहीं बदलनी है, इसको चेंज नहीं करना है, 16 का 16 ही रहेगा। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, 32 में से A-Z, ये A है, ये Z है, 32 - 16, तो ये अपने को मिलेगा 16। अब आती है बारी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 16 है तो 16 प्रोटॉन मतलब 16 इलेक्ट्रॉन। कब, जब परमाणु उदासीन हो। अगर उसके ऊपर कोई आवेश आ गया, जैसे -2 है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। जैसे 16 तो परमाणु का जो है प्रोटॉन की संख्या है, यही 16 इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है, लेकिन -2 आने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो 16 में 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए, यानी टोटल हो गए उसमें 18 इलेक्ट्रॉन, 16 न्यूट्रॉन और 16 प्रोटॉन। प्लस आना या माइनस आने से प्रोटॉन की संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन जितने हैं उतने ही रहेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको 10th क्लास की बुक में खूब मिल जाएंगे, आप उसको ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस जो है उसी को मैं और आगे कंटिन्यू करवाता हूं। देखिए, नाभिक जो है उसमें प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को एक साथ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। तो एक वर्ड तो मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है वो सम्मिलित रूप से कहलाता है परमाणु भार। ठीक है, दूसरा वर्ड, इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है इसे सम्मिलित रूप से कहते हैं न्यूक्लियॉन। सम्मिलित रूप से इसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। और ये न्यूक्लियॉन शब्द जो था वो मोज़ले ने दिया था, हेनरी मोज़ले। ठीक है, मोज़ले ने न्यूक्लियॉन शब्द दिया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन। हेनरी मोज़ले ने ये वर्ड दिया था। चलिए
नाभिक की बात करते हैं तो देखो परमाणु का जो नाभिक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान से देखना, 9th क्लास की बुक। परमाणु के नाभिक, जैसे मान लीजिए ये कोई परमाणु है, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर इस परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात है n/p, अगर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात जो है वो 0 से क्या है, 0 से क्या है, कम, लेस देन 0, ठीक है। अगर ये अनुपात जो है, मैंने सही नहीं लिखा इसको, अगर ये अनुपात जो है 0 से कम है, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन इज ग्रेटर, 0 इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन, अगर ये 0 से कम है या ये 1.4 से ज्यादा है, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 0 से कम या 1.5 से ज्यादा है, तो ऐसे जो नाभिक होते हैं जिनमें ये अनुपात 0 से कम या 1.4 से ज्यादा हो, ऐसे नाभिक होते हैं रेडियो एक्टिव। तो ये भी एक अच्छा सवाल बन गया कि इनमें से कौन सा नाभिक रेडियो एक्टिव होगा। तो रेडियो एक्टिविटी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, रेडियो धर्मिता के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात जो है वो 1 से 1.4 के बीच में हो, ठीक है, इनके बीच में होगा तो नाभिक स्थायी नाभिक होगा। अगर इनसे ज्यादा या इनसे कम है तो वो नाभिक जो है वो अस्थायी होता है, और इसी अस्थायी नाभिक को अपन कहते हैं रेडियो एक्टिव नाभिक। और जब भी कोई नाभिक रेडियो एक्टिव होता है, इस रेडियो एक्टिविटी की खोज जो थी वो सबसे पहले हेनरी बैकुरेल ने की थी, हेनरी बैकुरेल रेडियो एक्टिविटी। और मैडम क्यूरी ने, पियरे क्यूरी एंड मैडम क्यूरी, इन्होंने सबसे पहले रेडियो धर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी, ठीक है। तो हेनरी बैकुरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। और ध्यान से देखना, परमाणु के नाभिक में अगर वो रेडियो एक्टिव नाभिक है तो उससे 3 प्रकार के कण उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के कण उत्सर्जित होते हैं। कुछ कण जो होते हैं वो ऋण आवेशित प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, माइनस चार्ज की कोई प्लेट है, कुछ कण जो होते हैं वो ऋणावेशित प्लेट की तरफ मुड़ जाते हैं, कुछ कण जो होते हैं वो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाते हैं, पॉजिटिव प्लेट की ओर, और कुछ जो होते हैं जो न तो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ते हैं न ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ते हैं, सीधे निकल जाते हैं। इन तीनों प्रकार के कणों के नाम ध्यान रखना। जो ऋणावेशित की तरफ मुड़ जाते हैं उन्हें कहते हैं अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल्स। जो ऋणावेशित की तरफ मुड़ते हैं अल्फा कण, जो धनावेशित की ओर मुड़ते हैं उन्हें बोलते हैं बीटा पार्टिकल्स, बीटा कण। और जो किसी भी आवेश की ओर गति नहीं करते, आवेशहीन होते हैं, वो स्ट्रेट निकल जाते हैं, उन्हें बोलते हैं गामा किरणें या गामा कण, गामा किरणें। तो रेडियो एक्टिविटी में नाभिक से, अस्थायी नाभिक से 3 प्रकार के कणों की उत्पत्ति होती है, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें। अल्फा कण, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दूसरा जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, अल्फा कण होंगे तो ध्यान रखना, अल्फा कण क्या होते हैं। अल्फा कण होते हैं हीलियम परमाणु का नाभिक, हीलियम परमाणु का नाभिक, दैट मीन्स न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। हीलियम का परमाणु जो है वो होता है He2 4, 2 परमाणु क्रमांक और 2 इसका भार, ये तो हीलियम हो गया। लेकिन आपको उसका नाभिक लेना है, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो तो +2 आवेश आ जाएगा। आप यूं भी कह सकते हैं द्विधनावेशित हीलियम परमाणु, है ना, ये भी बोल सकते हैं द्विधनावेशित हीलियम परमाणु। द्विधनावेशित हीलियम परमाणु को कहते हैं हीलियम के नाभिक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, बीटा कण क्या होते हैं। बीटा कण जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, या अपन यूं कहते हैं एक तरह से इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, लेकिन ये नाभिक में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन के समान। इन पर आवेश होता है माइनस, ऋणावेश, तभी ये पॉजिटिव प्लेट की ओर जाते हैं। हीलियम पर चार्ज होता है प्लस, इसलिए ये नेगेटिव प्लेट की ओर जाते हैं। और गामा किरणें क्या होती हैं। गामा किरणें होती है उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। ये हाई एनर्जी रेडिएशंस या हाई एनर्जी जो है विकिरण होती हैं, किरणें होती हैं जिनकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है। हाई एनर्जी रेज, गामा रेज, इन पर कोई आवेश नहीं होता, ये आवेशहीन होती है। चलिए, इन तीनों के ऊपर आपको एग्जाम में ये सवाल पूछ सकते हैं कि इनकी भेदन क्षमता का क्रम क्या होगा।
भेदन क्षमता पेनिट्रेशन पावर, और दूसरा सवाल इनकी आयनीकरण क्षमता का क्रम क्या होगा, आयोनाइजेशन पावर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इनकी भेदन क्षमता का क्रम क्या है, ध्यान से सुनना। इनकी भेदन क्षमता पेनिट्रेशन पावर मतलब किसी सतह को भेदने में सबसे ज्यादा सक्षम कौन है, तो इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है गामा की, उससे कम होती है बीटा की, सबसे कम भेदन क्षमता होती है अल्फा की। क्योंकि गामा जो किरणें होती है वो उच्च ऊर्जा वाली किरणें होती है जो अधिकतम भेद सकती है। अल्फा कण जो होते हैं वो सबसे कम भेदन क्षमता पेनिट्रेशन पावर रखते हैं। दूसरा, इनकी आयनीकरण क्षमता का क्रम क्या होगा, आयनीकरण क्षमता का क्रम, दैट मीन्स आयोनाइजेशन पावर। अगर इनको अपन किसी गैस में से गुजारें तो कौन सी गैस जो है, कौन सा कण जो है वो गैस को सबसे आसानी से आयोनाइज कर लेगा, आयोनाइजेशन पावर का क्रम कह सकते हैं, आयोनाइजेशन पावर, आयनीकरण क्षमता का क्रम। तो सबसे ज्यादा आयनीकरण क्षमता होती है जिसका चार्ज ज्यादा होता है यानी अल्फा, उससे कम होगी बीटा, और सबसे कम आयोनाइजेशन पावर यानी आयनीकरण क्षमता होती है गामा किरणों की। ठीक है, ये दो क्रम आप ध्यान रखना, न्यूक्लियस से रिलेटेड है। 3 प्रकार के कण होते हैं। नाभिक में जो अस्थायित्व होता है उसका कारण क्या है, रेडियोएक्टिवता की खोज किसने की, इसमें कौन कौन से कण होते हैं, उनकी भेदन क्षमता और आयनीकरण क्षमता का क्रम क्या होगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो भी आप ध्यान रखना कि यदि किसी परमाणु के नाभिक से, जैसे मान लीजिए ये परमाणु है X, ठीक है, थोड़ा क्लियरिफाई करते हैं, जैसे मान लीजिए ये परमाणु है X कोई परमाणु है, उसका परमाणु क्रमांक है Z और परमाणु भार है A। मान लीजिए इस परमाणु X में से अगर एक अल्फा कण निकल जाता है, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर किसी परमाणु, जैसे मान लीजिए आपको सवाल दे दिया ऑक्सीजन में से एक अल्फा कण का निकल जाने से बनने वाला तत्व कौन सा होगा तो अगर एक अल्फा कण गुजरता है तो आपको क्या याद रखना है, जो नया परमाणु बनेगा उस नए परमाणु के परमाणु क्रमांक में 2 की और परमाणु भार में 4 की कमी आएगी। क्योंकि अपन जानते हैं अल्फा का मतलब होता है हीलियम के नाभिक, तो परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाएगा और परमाणु भार 4 कम हो जाएगा। क्लियर? तो नया परमाणु जो बनेगा उसका परमाणु क्रमांक 2 कम होगा और परमाणु भार 4 की कमी लाएगा अगर एक अल्फा कण उसमें से क्या होता है, निकलता है। ठीक है, एक अल्फा कण निकलता है तो ये सिचुएशन। अगर मान लीजिए किसी परमाणु में से, जैसे ये Z और A कोई एक परमाणु है, इसमें से एक बीटा कण निकलता है, बीटा जो है माइनस, जिसे अपन कहते हैं बीटा पार्टिकल्स, बीटा नेगेटिव, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन के समान। अगर उसमें से एक बीटा कण निकलता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, उसका जो परमाणु क्रमांक है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका जो परमाणु क्रमांक है वो एक कदम क्या होगा, एक परमाणु क्रमांक कम हो जाएगा, और जो परमाणु भार है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीमेंट होगा, परमाणु का जो क्रमांक है वो एक बढ़ जाएगा। ठीक है, Z+1, और परमाणु का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या, वो वही रहेगी। तो वापस में रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। यदि किसी परमाणु में से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो जो नया परमाणु होगा उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार के अंदर 4 की कमी होगी। जबकि परमाणु में से अगर बीटा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और परमाणु भार समान रहता है। ठीक है, जैसे ये है ऑक्सीजन O816, आपको बोल दिया इसमें से एक बीटा कण निकलता है। ठीक है, इसमें से एक बीटा कण निकलता है तो नया परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो नया परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा, और 1 बढ़ने का मतलब हो गया फ्लोरीन 916। ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के बाद में क्या आता है, फ्लोरीन आता है, तो वो फ्लोरीन पर चला जाएगा। ऑक्सीजन में से एक अल्फा कण निकल गया, अल्फा कण निकलने का मतलब यहाँ 2 की कमी आएगी तो कार्बन में बदल जाएगा, यहाँ 4 की कमी आएगी तो C6 और यहाँ हो जाएगा 12, मतलब परमाणु कार्बन में बदल जाएगा। ये नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं, इन नाभिकीय अभिक्रियाओं में नए परमाणु का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा नए परमाणु का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये तो आपका एक नॉर्मल टॉपिक था, परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं। अगले टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे परमाणु का क्रमांक
जो है और परमाणु का भार जो है उसके आधार पर परमाणु कितने प्रकार के होते हैं और परमाणुओं के विभिन्न परमाणु प्रतिरूप 9th और 10th क्लास की केमिस्ट्री। धन्यवाद।